हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। ओके, तो हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हमने लाइन एंड एंगल फिनिश कर लिया है। लाइन एंड एंगल के साथ में हमने उसका सीट डिस्कशन भी फिनिश किया हुआ है। सीट डिस्कशन 65 क्वेश्चन का एक सीट डाला हुआ था लाइन एंड एंगल क्लास सेकंड में, तो उसको ही हमने क्लास थर्ड में सॉल्व किया है। तो जिसने भी नहीं चेक किया है तो जाके उसको देखो एक बार। और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने पूरी तरह समझाने की कोशिश की है आपको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। 2-3 दिन के बाद मैं ट्राइंगल की डाउट क्लास ले रहा हूँ तो मैं वहाँ पे उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी सीट में ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहा है या जिसको मैंने समझाया और आपको प्रॉपर समझ में नहीं आया है, उसको मेंशन करो वहाँ पे। ट्राइंगल की क्लास मैं 2 दिन बाद लूँगा, ट्राइंगल डाउट क्लास। देन उसमें पहले मैं उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगा, फिर ट्राइंगल पर हम लोग बात कर रहे होंगे। ट्राइंगल की क्लास को, वैसे तो ट्राइंगल बहुत बड़ा है अपने आप में, पर अभी बेसिक ट्राइंगल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हम ट्राइंगल के बारे में समझेंगे, ट्राइंगल होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। और पार्ट सेकंड में फिर हम उसकी थ्योरम्स के बारे में समझ रहे होंगे कि ट्राइंगल्स के अंदर कौन कौन सी थ्योरम्स होती हैं। देन अगेन 65 क्वेश्चन की एक सीट हम सॉल्व कर रहे होंगे और जिसको हम 2 दिन में लेके जा रहे होंगे। अभी हमने लाइन एंड एंगल सॉल्व किया था 1 दिन में ही। 65 क्वेश्चन थे तो लगभग 1.5 घंटे का समय लगा था हमें। और लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, छोटे छोटे होते हैं सॉल्व करने में। पर ट्राइंगल के साथ ऐसा नहीं है, ट्राइंगल के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे होते हैं लाइन एंड एंगल से। तो इसलिए हम इस क्लास को 2 दिन में लेके जाएंगे, मतलब डाउट सेशन जो है वो 2 दिन में हम कंप्लीट कर रहे होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल होता क्या है, त्रिभुज होता क्या है या त्रिभुज बना कैसे होता है। तो त्रिभुज की बात करें तो जैसे नाम से ही समझ में आता है, ट्राइएंगल 3 एंगल यानी 3 कोणों से बना हुआ कोई आकृति। हिंदी में देखोगे तो त्रिभुज, 3 भुजाओं से बनी हुई कोई आकृति। तो यदि 3 रेखाओं, 3 लाइंस के द्वारा, 3 लाइन आपने लिया और उसको आपस में जोड़ दिया किसी तरह, तो वो एक त्रिभुज का काम करने लगता है। मान लेते हैं आपके पास एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये है। अगर आपने इन तीनों लाइन को उठा के एक ही पॉइंट में लगा दिया, इन तीनों लाइन को उठा के एक ही पॉइंट में लगा दिया, तो वो त्रिभुज बन जाएगा। जैसे कि एक लाइन ये है मान लो, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये है। तो अब हमें करना क्या है कि अगर हमने इस लाइन को उठाया और यहाँ सबमिट किया, ओके, अभी मैं इससे इतना यूज टू नहीं हूँ। तो अगर हमने तीसरी लाइन को यहाँ मिला दिया तो इसके द्वारा बनी गई आकृति एक त्रिभुज का काम कर रही होगी। तो समझ में आए त्रिभुज होता क्या है, 3 रेखाओं से मिलकर बनी हुई एक आकृति त्रिभुज कहलाती है। ओके, इसके अलावा त्रिभुज में देखने के लिए 1-2 चीज़ें और हैं। जैसे कि अभी हमने ये देखा कि 3 लाइन के द्वारा त्रिभुज बनता है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, यानी कि 3 साइड्स होती हैं। और अगर 3 भुजाएं बन रही हैं तो उसके अंदर 3 एंगल भी बनेंगे, यानी कि 3 कोण होंगे। और लास्ट में 3 शीर्ष होंगे, यानी कि 3 वर्टिसेस होंगे। अब देखते हैं इनका मतलब क्या है। ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं जहां पे तीनों लाइनें आपस में एक दूसरे को मिल रही हैं, इनको शीर्ष कहते हैं, यानी कि वर्टिसेस कहते हैं। और इनको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है।
जो साइड होती है उसकी भुजा को दिखाने के लिए हमेशा स्मॉल लेटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ए के सामने की भुजा दिखाई तो स्मॉल ए से, बी के सामने की भुजा दिखाएंगे तो स्मॉल बी से, और सी के सामने की भुजा दिखाएंगे तो स्मॉल सी से। तो ए बी सी, कैपिटल ए बी सी जो है वो 3 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 वर्टिसेस को दिखा रहे हैं, यानी कि सीड्स को दिखा रहे हैं। इसके बाद जो भुजाएं आ गई ए बी सी, स्मॉल लेटर में भुजाओं को रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर आती है बात एंगल की, कोण को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। मतलब कैपिटल लेटर का ही यूज़ करके जिस पॉइंट का जो वर्टिसेस होता है उससे ही हम कोण को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्लियर है। तो ये था हमारा ट्राइंगल। बेसिक ट्राइंगल कैसे बनता है तो मैंने बताया 3 लाइंस को मिला के ट्राइंगल बनता है। फिर उसमें 3 चीज़ें होती हैं, 3 भुजाएं होंगी, 3 कोण होंगे, 3 सीड्स होंगे। जो सीड्स होंगे उनको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। जो साइड्स यानी कि भुजाएं होंगी उसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो एंगल्स बन रहे होंगे उनको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। ट्राइंगल के बारे में बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी समझते हैं कि ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बेसिक कुल मिला के 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इससे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। पता ही होगा आप सबको, किसी भी त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स हमेशा होता है 180 डिग्री के बराबर। कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है, इसके तीनों कोणों का योग जो होगा वो होगा 180 डिग्री। अच्छा, 2 बातें और बताता हूँ मैं, ये तो कॉमन थी जो सबको पता होगी। अगली बात, किन्हीं भी 2 भुजाओं का, मान लो ये 3 भुजाएं हैं ए बी सी, किन्हीं भी 2 भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मतलब आप कह सकते हो सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। देखो, जैसे कि मान लो ए है और बी है, इन दोनों का अगर योग कर रहे हो तो ये हमेशा बड़ा होगा किससे? तीसरी भुजा से, यानी कि सी से। इसी तरह अगर आप बी प्लस सी कर रहे हो तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे? ए से। और इसी तरह अगर आप सी प्लस ए कर रहे हो तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे? बी से। ये था हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज की। ठीक है। सेम इससे ही रिलेटेड एक थर्ड प्रॉपर्टी भी है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है, जैसे अभी था 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसी तरह 2 भुजाओं का अंतर, 2 भुजाओं के बीच का डिफरेंस हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। समझो, 2 भुजाओं का अंतर मतलब a माइनस बी, ये हमेशा छोटा होगा किससे? तीसरी भुजा यानी सी से। अगला लिखेंगे तो लिखेंगे b माइनस सी हमेशा छोटा होगा किससे? a से। और c माइनस a हमेशा छोटा होगा किससे? तो b से। ये था हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। अब इन पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह पूछे गए हैं वो बताता हूँ मैं आपको। आपसे 3 भुजाएं दे दी गई हैं और पूछता है कि क्या ये 3 भुजाएं आपस में ट्राइंगल बना सकती हैं। देखो कैसी भुजाएं दे दी गई हैं। मान लेते हैं एक भुजा है 6,
अगले पेज पे देखते हैं। मान लेते हैं एक भुजा है 6, दूसरी भुजा है 8 और तीसरी भुजा है 15। तो आपसे पूछता है कि बताओ ये 3 भुजाएं क्या मिलके किसी त्रिभुज का निर्माण कर सकती हैं। तो अब हमें त्रिभुज का निर्माण होगा या नहीं होगा, कोई ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये बताने के लिए हमें इन प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हम जानते हैं किन्हीं भी दो भुजा का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं 6 + 8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन, 15 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं 6 और 8 कितना, 14, और ये क्या 15 से बड़ा है, तो आप कहोगे नहीं, इसका मतलब ये ट्रायंगल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये बात, ये ट्रायंगल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसी तरह डिफरेंस से भी देख सकते हो आप कि किसी भी दो के बीच का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। समझिए अच्छा यहाँ पे एक बात, जैसे कंफ्यूज मत होइएगा कि 6 + 8 जो है वो बड़ा है 15, वो बड़ा नहीं है 15 से, तो ये नहीं होगा। आप अगर कोई दूसरा चेक करोगे ना, 8 + 15 बड़ा है 6 से, तो हाँ ठीक है बड़ा होगा ये। देन 15 + 6 बड़ा है 8 से, हाँ ठीक है बड़ा होगा। जब तक तीनों प्रॉपर्टीज़ या तीनों साइड का सम तीसरे से बड़ा नहीं होगा तब तक हमारा ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो सकता, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे मैंने पिछले इसमें लिखा है स्लाइड में, a + b c से, b + c a से और c + a b से बड़ा होना चाहिए। इसी तरह तीनों साइड्स को चेक करोगे, अगर ये तीनों सही हैं तब तो बनेगा ट्रायंगल, नहीं तो नहीं बनेगा। सेम एज यहाँ पर एक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही है, पहले की दो का सम तीसरे से बड़ा नहीं है, तो ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। इसी तरह जब आप माइनस वाले में जाओगे ना, एक ही क्वेश्चन को प्लस से और माइनस से दोनों से किया जा सकता है। अब आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। जब आप डिफरेंस देखने जाओगे तो कहोगे 6 और 8 के बीच का डिफरेंस 2, ये छोटा है 15 से, हम कहेंगे हाँ है। दूसरा कहोगे 15 और 8 के बीच का डिफरेंस, क्या ये छोटा है 6 से, तो 15 - 8 कर दोगे और 6 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी नहीं होगा 6 से छोटा, और ये गलत हो जाएगा। अगर तीसरा आप करोगे 15 - 6 < 8, तब भी ये नहीं होगा, और यहाँ पे 2 बार ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी, सिर्फ एक बार ही सेटिस्फाई कर रही होगी। तो हमें ये समझना होगा कि ये प्रॉपर्टी जब तीनों सेटिस्फाई करेगी तभी हमारा ट्रायंगल बन सकता है, नहीं तो हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्लियर है ये बात। अभी हमने सिर्फ देखा कि ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है, यानी कि ये 3 एंगल जो है ये जुड़ के हमेशा 180 के बराबर जा रहे होते हैं। आप लिख सकते हो एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 अंश। ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है। फिर हमने देखा कि कब ट्रायंगल बन सकता है और कब नहीं बन सकता है, ये कैसे पता चलेगा। तो सम ऑफ साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, उसको मेंशन करना है, या दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। इन दो को लेके चलेंगे तो आपको पता चलेगा ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में। त्रिभुज जो है वो कितने तरीके के होते हैं। त्रिभुज सब वैसे तो आपके मन में अलग अलग विचार आ रहे होंगे, 3 तरह के होते हैं, कोई 4 तरह के बता रहा होगा, है ना। लेकिन त्रिभुज जो है वो 2 पार्ट में विभाजित किए जाते हैं। त्रिभुज को 2 अलग अलग तरीकों से देखा जाता है। पहला होता है अकॉर्डिंग टू साइड्स, यानी कि भुजाओं के आधार पर बनने वाले त्रिभुज, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू एंगल्स, कोणों के आधार पर बनने वाले त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज या तो भुजाओं के आधार पर बनेंगे या तो कोणों के आधार पर बनेंगे। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से ट्रायंगल बन सकते हैं उनकी बात करते हैं। भुजाओं के आधार पर जो बन सकते हैं, समझो कैसे भुजाओं के आधार पर बनाया जा सकता है।
हमारे पास 3 भुजाएं होती हैं, तो भुजाओं के आधार पर अगर हम उनको तोड़ेंगे, देखो किसी भी चीज़ को जब भी टाइप वाइज तोड़ा जाता है या कुछ भी, मतलब कोई भी थ्योरम वगैरह या कुछ भी बनाई जाती है, तो आप अपने मन से ट्राई करो कि क्यों इतना ही हो रहा है, क्यों 2 ही पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि भुजाओं के आधार पर लिख दिया ठीक है, कोणों के आधार पर लिख दिया ठीक है। हमने एक तीसरी भी तो बात की थी जब शुरुआत किया था त्रिभुज का, कि 3 चीज़ें होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। शीर्षों के आधार पर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि शीर्ष सिर्फ एक बिंदु है और बिंदु में कोई बदलाव पॉसिबल नहीं है। कोणों में बदलाव हो सकता है छोटा या बड़ा, भुजाओं में बदलाव हो सकता है लंबी या छोटी, लेकिन बिंदु तो बिंदु है, बिंदु में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए शीर्ष के हिसाब से हमारे पास ट्राइंगल नहीं बनते हैं। अगर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज बन रहा है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कैसे कैसे बन सकता है? भुजाओं के आधार पर मतलब या तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों साइड बराबर होंगी, है ना, या फिर कोई 2 साइड बराबर होंगी और तीसरी भुजा अलग होगी, या फिर आप कहोगे कि तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, है ना, या तो तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, या तो 2 भुजाएं बराबर होंगी और एक अलग होगी, और या तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ये 3 तरीके से त्रिभुज बन सकता है भुजाओं के आधार पर। इनको हम आगे देखेंगे ठीक से, ठीक है। अगर कोणों के आधार पर कहें तो क्या, तो हम जानते हैं हमारे पास तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। तो कोणों के बारे में हमने पढ़ रखा है, तो हमारे पास 3 तरह के कोण बनते थे बेसिक, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, यानी कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। इसके अलावा भी 3 कोण थे। 3 कोण कौन कौन से थे? एक था स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण, फिर था रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती, जो नीचे की साइड बनता था, और फिर था कंप्लीट एंगल, यानी कि संपूर्ण कोण, जो वापस से 0 चला जाता था। तो किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए हम शुरू के 3 कोणों का ही यूज कर सकते हैं, बचे हुए 3 कोणों का यूज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। पहला जो न्यून कोण है उसके आधार पर त्रिभुज बनेगा कि सारे कोण न्यून कोण होंगे, यानी कि छोटे होंगे। दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म होगा तो वो राइट एंगल के आधार पर होगा कि एक कोण होगा समकोण और बाकी 2 कोण होंगे यहाँ पे न्यून कोण, क्योंकि तीनों ट्राइंगल का सम जो है वो 180 होना है। 180 तभी हो सकता है जब एक 90 हो गया है, तो बचे हुए 2 कोण जो है वो हमेशा 90 से छोटे हों, यानी कि न्यून कोण हों। और इसी तरीके से ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज होता है कि एक कोण जो है वो अधिक हो, बड़ा हो, और बाकी 2 कोण जो है वो 90 से छोटे हो। तो एक कोण 90 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90 होगा, और बाकी 2 कोण 90 से छोटे होंगे। तो इनको हम कहते हैं कोणों के आधार पर विभाजित त्रिभुज। अब इनकी बेसिक से बात कर लेते हैं कि भाई भुजाओं के आधार पर जो विभाजित होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोणों के आधार पर होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो भुजाओं के आधार पर अकॉर्डिंग टू साइड्स, भुजाओं के आधार पर जो बेस्ड होते हैं, पहला होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु, समबाहु त्रिभुज। अब है क्या यहाँ पे, इंग्लिश से तो हमें समझ में आए या ना आए, लेकिन हिंदी से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। समबाहु का मतलब समन में आ रहा है समान भुजाओं वाला, है समान बाह हो जिसकी, है ना। समबाहु, समान बाह वाला मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ये 3 सीट्स लिखे हैं हमने, ए, बी और सी, ठीक है। इसके बाद तीनों भुजाएं, तो ए के सामने की भुजा होगी ए, बी के सामने की बी और सी के सामने की सी, पर तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो हम लिखेंगे ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भी भुजा ए और सी के सामने की भी भुजा ए। और यहाँ पे आप लिखोगे कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए। ये पूरा कैपिटल में ही लिखोगे क्योंकि हम भुजाओं को दिखा रहे हैं शीर्ष से। ए बी एक भुजा है, फिर बी सी एक भुजा है और सी ए एक भुजा है, ये तीनों आपस में बराबर हैं। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो अंदर बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल ए बराबर होगा एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के।
अभी समबाहु त्रिभुज में हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें 3 शीर्ष होते हैं। तीनों भुजाएं जो होंगी वो आपस में बराबर होंगी, यानी कि ए होगा, और तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्केलस में क्या होता है, कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मान लेते हैं ए बी और ए सी बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, पर ये दोनों बराबर नहीं हैं बी सी के, ठीक है ना। ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो आप कहोगे कि तीसरी भुजा मान लो यहाँ पे ए होगी, ये होगी बी, तो इस तरफ की भुजा भी कितनी होगी, बी। मतलब दो बी भुजाएं आपस में बराबर हैं और ए भुजा कुछ अलग है। फिर से समझिए, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। यहां इसको देखने की कोशिश करो, लिखा हुआ है ए बी बराबर ए सी, तो दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है। ए को छोड़ दो और हम कहेंगे एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। जो कॉमन है उसको छोड़ दो, बचा हुआ दो चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी। मतलब कोण बी जो है ये हमेशा बराबर होगा एंगल सी के, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होंगे। जो दो भुजाएं बराबर होंगी उन दोनों के सामने के कोण आपस में बराबर होंगे, पर ये दोनों कोण एंगल ए के बराबर नहीं होंगे, डज नॉट इक्वल टू एंगल ए। क्लियर है ये बात? ओके। लास्ट हमारे पास जो है वो है विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलन ट्राइंगल। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए समझते हैं विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर, अलग अलग हों। ए बी सी तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग हों, वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। ए के सामने की भुजा होगी ए, बी के सामने की भुजा होगी बी, और सी के सामने की भुजा होगी सी। आप इस तरह के त्रिभुज को कहोगे विषम बाहु त्रिभुज है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, यानी कि कोण ए नहीं बराबर होगा कोण बी के और ना ही बराबर होगा कोण सी के। यहाँ पे सब कुछ अलग अलग होगा, ठीक है ना। यहाँ तीनों कोण अलग होंगे और तीनों भुजाएं अलग होंगी। देखिए अभी हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारी बातें होती हैं, इनके क्षेत्रफल वगैरह, इनकी ऊंचाई निकालना, वो सब बातें हम धीमे धीमे आगे समझेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं तो एक एक छोटी छोटी बात आपको समझाते हुए चलूँ, ज़्यादा ओवरलोड मत हो जिससे कि चीज़ें समझने में दिक्कत हो। बस छोटी छोटी सी बातें समझते चलो और धीमे धीमे ट्राइंगल आपको पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये कब ख़त्म हो गया। तो जितना बता रहा हूँ उतना समझते चलो, मोर देन इनफ है अभी के लिए। आगे की क्लासेस में और ज़्यादा बेटर बताऊँगा आपको मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू साइड्स हो गया, अब बात कर लेते हैं कोणों के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। मैं आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू साइड्स उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, पर अकॉर्डिंग टू एंगल्स, कोणों के आधार पर जो त्रिभुज बनते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए अभी, क्योंकि इनसे एक दो थ्योरम्स जनरेट होती हैं जो डायरेक्टली आगे पूछी जाएंगी। अभी समझोगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एंगल्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब अकॉर्डिंग टू एंगल्स में मैं सबसे पहला जो ट्राइंगल ले रहा हूँ वो राइट एंगल को ले रहा हूँ। एक बात और मैं बता दूँ, अकॉर्डिंग टू साइड्स में समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल, और अकॉर्डिंग टू एंगल्स में
राइट एंगल ट्राइंगल, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, या तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पूरा ज्योमेट्री इनसे भरा पड़ा हुआ है। इन दोनों को ठीक से समझोगे तो ज्योमेट्री में बहुत कम दिक्कतें होंगी आपको। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की। देखते हैं क्या क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे कि हम जानते हैं कि एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है ना। एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और बचे हुए दो कोण, जैसे कि एक सी है और एक ए है, ये न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम होते हैं। सुनिएगा, इसमें ही पाइथागोरस का यूज होता है। पाइथागोरस क्या कहता है बताता हूं आपको। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल बना होता है तो ये है उसका आधार, यानी कि बेस। ये है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और ये है हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। या फिर इनको मैं ठीक से बताऊं आपको तो आप ऐसे समझो कि ये जो भुजा A है, ये जो भुजा B है और ये जो भुजा C है। A के सामने एक भुजा A, B के सामने एक भुजा B, C के सामने की भुजा C। आप इसको लिख सकते हो कि A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हमेशा बराबर होगा B स्क्वायर के। सबसे बड़ी भुजा आपको यहाँ पे B दिख रही है, तो A स्क्वायर और C स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का योग हमेशा बराबर होगा B स्क्वायर, यानी कि कर्ण के स्क्वायर के। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा बस समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मान लो कि यही पाइथागोरस थ्योरम जो हमने यहाँ पे बताई है, इसका ही उपयोग अगर हम न्यून कोण में कर रहे होते तो आप कहोगे सर न्यून कोण में कैसे यूज़ किया जा सकता है, न्यून कोण में तो यूज़ ही नहीं हो सकता ना इसका, ये तो बना ही राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है ना। लेकिन मानो एक बार मैं साइड में न्यून कोण बनाता हूँ, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो, एक दो चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आएंगी। ए के सामने की भुजा A, B के सामने की भुजा B और C के सामने की भुजा C। समझो थोड़ा सा, है ना। मान लो कि ये अभी कुछ देर पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल था, कुछ ऐसे था, ये था पॉइंट A और यहां से लेके आपने पूरा ये मिला रखा था, ये थी पूरी लाइन B, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है कि ए बी जो लाइन है, जो ये ए बी लाइन थी, इसको ए को यहाँ से लेके यहाँ कर दिया है, पॉइंट ए का नीचे खिसका दिया है, पॉइंट ए को उठा के नीचे खिसका दिया है। तो जब ए बी को नीचे खिसकाया गया है, ए बी को थोड़ा सा खिसकाया गया, तो इसका मतलब क्या है कि सी जो लाइन है, जो भुजा सी है, उसकी लेंथ भी छोटी हो जाएगी ना। क्लियर है ये बात। और फिर आप कहोगे कि बी का लेंथ जो बी है वो छोटा होगा या उतना ही बड़ा रहेगा जितना कि राइट एंगल ट्राइंगल में था। अच्छा, इसको ऐसे मत समझो, और ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। देखो, और मतलब एक बात बताता हूँ, और आसान करते हैं इसको थोड़ा सा। पहले इसको राइट एंगल ट्राइंगल पूरा बनाते हैं और फिर इसको हम लोग चेंज करते हैं। ये है, मान लेते हैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल हमारे सामने, ठीक है, ए बी सी। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि ए भुजा बी सी जो है उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा। और भुजा ए बी जो है उसको थोड़ा सा टिल्ट करना है, मतलब बस नीचे की तरफ झुकाना है। जो ए बी भुजा है इसको मैं झुका के मान लो यहाँ तक ले आया, और इसकी भी लंबाई में मैंने कोई चेंज नहीं किया, ए बी एज इट इज रहेगा।
मतलब ये जो लाइन है ये हमें ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लाइन अभी सी को दिखा रहा था अब ये वाला लाइन पूरा सी को दिखा रहा है। तो आप बस मुझे इतना बताओ कि ए से जब सी को मिलाएंगे तो ये वाली दूरी जो पहले बी की लंबाई थी उसके बराबर रहेगी या उससे छोटी रहेगी? तो कॉमन सी बात है कि छोटी हो जाएगी, क्योंकि पहले बी की दूरी कितनी थी, ये थी बी की दूरी, और अब बी की दूरी कितनी है, ये। आपको अलग से ही समझ में आ रहा होगा कि बी की दूरी जो है या बी की लंबाई जो है वो छोटी होती चली जा रही है ना। सुनिए ध्यान से, अब हम कह सकते हैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की बात करता है तो आप कहते हो कि बी स्क्वायर जो है वो बराबर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर कोई न्यून कोण त्रिभुज है यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो उस केस में आप इसको कहोगे कि बी स्क्वायर यहां पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये बराबर होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। न्यून कोण त्रिभुज में बी स्क्वायर का वैल्यू हमेशा छोटा हो जाता है, किससे? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, जैसा कि आपने अभी देखा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कि ये हमेशा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से हमेशा छोटा हो जाता है, यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से हमेशा बड़ा रहता है। ओके, अब न्यून कोण त्रिभुज में जो कर्ण था उसका स्क्वायर छोटा हो गया। इसी तरह सेम यही चीज यूज करके आप कह सकते हो कि जो तीसरा हम बात करने वाले हैं दैट इज अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की, अभी हम बात करने वाले हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज की। यहां पे तीन वैल्यू लिखते हैं ए बी सी, ये है ए के बराबर, ये है सी के बराबर और ये है अब बी। सेम यही मेथड यूज करोगे कि भाई ए और सी तो ठीक है अपनी जगह पर, बी का लंबाई यहाँ पे तो आप कहोगे बढ़ा है। अब बी का वैल्यू अगर बढ़ेगा, बढ़ने के बाद आप लिखोगे कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, और ये आपका आंसर होगा। ये रिलेशन कई बार पूछे जाते हैं, आपसे कहेगा न्यून कोण त्रिभुज में निम्न में से कौन सा रिलेशन सही होगा, और वहां पे दिखा देगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, लेस देन बी स्क्वायर, या नन ऑफ दिस। तो आपको समझना पड़ेगा कि न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज में ये रिलेशन आपस में काम करते हैं। थोड़ा सा और मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। होता क्या है कि कोसाइन रूल होता है, कोज्या नियम होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में, वो यहीं से जनरेट होता है। अभी हमने ये देख लिया कि न्यून कोण त्रिभुज में बी स्क्वायर हमेशा छोटा होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम ऐसा क्या कर दें जिससे बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से बड़ा हो जाए, ये बराबर हो जाए। तो यहीं से कोसाइन रूल निकल के आता है, जिसको हम लिखते हैं कि ये तब बराबर हो सकता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इस तरफ वाले वैल्यू से तब बराबर हो सकता है। अभी ये छोटा है तो इसको भी घटाना पड़ेगा, और कितना घटाना पड़ेगा, तो -2ac cos b। ध्यान दो, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लगाया है, हमने एक्स्ट्रा लगाया है ये वाला पार्ट, -2ac cos b। बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एज इट इज था, अभी लेस देन था, हमने क्या किया, इक्वल टू रखा। इक्वल टू रखने के लिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, क्योंकि बी स्क्वायर छोटा है। तो कितना कम करना पड़ेगा, ये दिखाएगा -2ac cos b। और मैं ठीक से बताऊं तो पाइथागोरस थ्योरम पूरा ऐसे ही है, वो है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2ac cos b।
पर वहाँ पे कॉस बी 90 डिग्री दैट इज़ 0 हो जाता है, इस वजह से पूरा हट जाता है वो, तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ इतना देखते हैं बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, और वो चीज़ें आगे चलती चली जाती हैं। आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई छोटा तो होता है, हमने समझा, लेकिन क्या करें कि बराबर हो जाए, तो समझ में आया कि हमने -2ac cos b इसमें अलग से ऐड किया तो ये बराबर हो जाएगा। सेम इसी तरह बिल्कुल सेम एज इट इज़ अधिक कोण त्रिभुज को भी आप बराबरी की तरफ ले जा सकते हो, और ये कब बराबर होगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। अब देखो बी स्क्वायर का वैल्यू बड़ा है तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, देन प्लस 2ac cos b, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने माइनस किया था क्योंकि कम करना था, और यहाँ पे हमने बढ़ाया है क्योंकि हमें बढ़ा के उसको बराबरी पे ले जाना है, ठीक है ना। अभी आपको इससे कोई मतलब नहीं है और ना ही इससे मतलब है, समझ लो, पर यहाँ पे सिर्फ आपको नोट करना है, तो इन 3 वैल्यू को नोट करो, ये और ये 3 चीज़ें अभी आपके लिए ज़रूरी है। धीमे धीमे हम आगे पढ़ेंगे तो इनके बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये वैल्यूज़ कैसे जनरेट हो रही हैं, कब क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अभी ये 3 वैल्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये बात? चलिए, थैंक यू वेरी मच फिर आज की क्लास के लिए। आज इतना ही, ज़्यादा नहीं करेंगे। कल हम लोग बचे हुए ट्रायंगल्स की थ्योरम पे बात कर रहे होंगे, और फिर परसों और नरसों नेक्स्ट 2 डेज़ हम पूरा सीट डिस्कशन कर रहे होंगे। कल मैं आपको एक सीट दे दूंगा 65 क्वेश्चन की, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको कल की क्लास के। उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। और हाँ, फिर से लाइन एंड एंगल जो सॉल्व किया है उसमें कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो क्वेश्चन नंबर, मैं उसको दोबारा से करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।